देखो ऐसा है कि कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। जो लोग जाना चाहते हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो जा सकते हैं, क्योंकि जाने में ज़्यादा फायदा है। आपको विश्वास नहीं है तो जो चले गए उनसे सुबह में पूछ लेना। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में बोलूँगा और मेरे बाद में श्रद्धेय वसीम साहब को आप सुनेंगे और वो भी वही सुनाएंगे जो वो सुनाते हैं। ज़्यादा लोट मत लेना आप। और संयम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। गौरी जी ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया है। विपुल भैया ने बताया है कि मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। मैं तीसरी बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बुलाया है तो आया हूँ। कोई फोकटिया थोड़ी हूँ यूँ ही आ गया मैं। भाई बुलाया मेरे को यार, इसलिए मैं आया हूँ। और अगली बार फिर अगर बुलाएंगे तो फिर आ जाऊँगा, उसमें क्या है? हमारे दिनेश भाई साहब इतने भावुक हो गए थे कि वसीम बरेलवी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको ये और सब बड़े बड़े कवि आ गए। जिसने जितने मांगे इतने आपने दिए, ये तो आ गए, इसमें क्या नहीं है? भाई कोई भी आ जाए, वो तो अमिताभ बच्चन भी आ जाए, आप पैसे तो दो, सब आ जाते हैं। कोई कुछ नहीं है। विवेक भाई वगैरह ये देशभक्ति वेशभक्ति कुछ भी नहीं है भैया। सारा मामला पैसे कौड़ी का है। क्या कह रहे थे आपके? और रुपया गिरा और पर इतना गिरा और आदमी इतना गिरा। आदमी नहीं गिरे तो क्या करे, मरेगा बापड़ा पैसे के लिए। गिरना ही पड़ेगा। आप सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? सत्य यही है मेरे भाई कि सब आ जाते हैं, सब सामान्य सी बात है। क्या बात कर रहे हो आप? देशभक्ति वेशभक्ति। अभी 1000 रुपये कम कर दो तो 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाए सब। बहुत अच्छे जानी भाई, तो करके देख लो इनके। ऐसा थोड़ी भाई, देशभक्ति अपनी जगह है और पेमेंट अपनी जगह है। देशभक्ति सब करते हैं। संयम भैया बैठे हुए, इनको भी पता है, ये भी कर रहे हैं। है? पूरा देश को जोड़ना चाहता है सर, पूरा देश जोड़ रहा। कांग्रेस को कितनी फिक्र है कि देश जोड़ेंगे। इतनी कड़ाके की ठंड से राहुल जी डर रहे हैं क्या? जोड़ेंगे ना देश, और दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हो। कहां से चले और कहां तक पहुंच गए अभी वो। दक्षिण से निकल करके उत्तर तक पहुंच गए। देश को जोड़ के ही मानेंगे वो। पूरा देश जोड़ने में लगे। कांग्रेस को फिक्र है, देश जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले को भी फिक्र है, परंतु वो मोदी जी की उम्र ज्यादा है इसलिए वो दौड़ नहीं सकते। राहुल जी युवा हैं इसलिए वो दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। मोदी जी से दौड़ा ही नहीं जा रहा क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई। उनका अपन क्या करें? बोले ऐसा करो कि अगर दौड़ के जोड़ना है ना तो मैं तो नहीं दौड़ पा रहा हूं, पर मेरी तरफ से कौन दौड़े? बोले एक काम करो, इस दुनिया में सबसे तेज कौन दौड़ते? बोले चीते दौड़ते हैं। बोले चीते लाओ। तो चीते लाए। बोले दक्षिण अफ्रीका के जंगल से चीते लाए, तो 8 चीते लाए वहां से। हूँ क्या उसमें दिक्कत ये आ रही कि 5 चीते और 3 चीती निकल गई। अब उसमें 5 और 3 के मामले में मामला बिगड़ गया, तो 3 ने तो 3 में झांकी जम गई उनकी। वो 2 रह गए बेचारे यूं ही रोते हुए। तो दौड़ रहे सब, सबकी अपनी अपनी देशभक्ति। ज्यादा लोट लेना मत। कवि सम्मेलन किसने कराया ये मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो पुराने विद्यार्थी यहाँ से चले गए उनका भी नाम चल रहा है, नगर पालिका वाले का भी नाम चल रहा है, और बीच बीच में संयम भैया का भी नाम चल रहा। तो आखिर कराया किसने ये समझ नहीं पड़ रही मेरे को। पर नाम सब अपना चला रहे हैं। इस देश में सबका नाम चलना चाहिए और अच्छी बात है। कुल मिला के ये केन प्रकरण आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। ये देश के उर्दू और हिंदी के यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी और उर्दू अदब की तरफ से यहाँ शिवगंज की नगर पालिका को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये राष्ट्रभाषा हिंदी का एक उपक्रम करवाया। आप चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार या और कोई भी प्रोग्राम करवा सकते थे, हालांकि उन प्रोग्रामों में पैसे ज़्यादा चाहिए, ये थोड़ा सस्ता प्रोग्राम था। क्या बात बताओ। दिनेश भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। दिनेश भाई साहब ने मुझे यहाँ पे बुलवाया और बहुत सारा। एक कविता मैं आपके बीच में सुनाऊंगा, मेरी नई कविता है, पहली बार सुनेंगे। विपुल भाई संचालन आप बहुत अच्छा करते हैं। आपकी जगह और कोई करता तो भी मैं ये कहता संचालन बहुत अच्छा हो रहा है। आप जो बार बार कह रहे थे, जो बोले पीछे चाय वाले बहुत बोल रहे हैं, उनको बंद करो। किसके बाप की ताकत है कि चाय वाले को बंद कर दे इस दुनिया में?
क्या बात कर रहे हैं, चाय वाला किसी से बंद हुआ अभी तक बोलना? वो बोलेगा और इतना बोलेगा कि आपको सबको सुनना पड़ेगा। और सुन रहे हैं सब पर बाकी अब स्थिति बहुत भाई साहब सामान्य हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश में भी सब सामान्य स्थिति है। देश में ऐसा कुछ भी नहीं। अखबार के लोग, चैनल वाले और सब बैठे हुए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। चैनल वाले सब अपने अपने हिसाब से, आप चैनल वालों की मजाक मत बनाया करो। अटल जी क्या मतलब है, बम्बई में रहते हो आप, सब बढ़िया चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पे बेफाम फेंक रहे बम, इतने बम फेंक दिया कि रूस का ही दिमाग खराब, उसको मालूम ही नहीं क्या इतने फेंक दिया क्या। बोले यार इतने तो मेरे पास में ही नहीं थे जितने इसने फेंके। बुलाओ इन चैनल वालों को। बुलाया, बोले क्यों तुमने इतने बम फेंक दिया, हमारे पास तो कब के ही खत्म हो गए और तुम फेंके ही जा रहे हो। कमाल है भैया। बोले हम सब फेंक सकते हैं, इस दुनिया में फेंकने में कोई भी पीछे नहीं है। बहुत बढ़िया है, सामान्य सी बातें हैं। तो अच्छा सुनाया सारे लोगों ने। मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं छोटा हूँ। सारे बड़े कवि इस मंच पे विराजमान हैं। इनका जन्म पहले हुआ इसलिए ये बड़े हैं। मैं पैदा बाद में हुआ, इसमें मेरे पिताजी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतने तो अपने को भावुक थोड़ी यार, इतना तो अपना कॉन्फिडेंस रखो ना यार, नहीं तो अपन तो यूं मर जाए। विवेक भाई ने एक बार एक कवि सम्मेलन में कह दिया, बोले मैं मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, मैं बहुत छोटा। इसने तो कह दिया प्रोग्राम के बाद अगले दिन 2000 रुपये काट लिए। बोले छोटा है काट लो, क्या मतलब है। तो अपन कोई छोटे वोटे नहीं है, और छोटे हैं तो किसी कारण से हैं। आपने इन सारे व्याकरण के कवियों को सुना, मेरे को कारण का कवि हूँ मैं। मेरे पास व्याकरण नहीं है, मैं कारण वाला आदमी हूँ। क्योंकि व्याकरण में भाषाएं बंध जाती है। आपने इन गीतकारों को सुना है, ये बड़े कवि हैं। यहाँ अखबार के लोग बैठे हुए हैं, चैनल के लोग बैठे हैं, मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी हुई है। विपुल भाई कह रहे थे, बोले अभी तक बैठी हुई है। नहीं बैठे तो कहाँ जाए, ये जिनके साथ बैठ के आए वो यहीं बैठे हुए अभी, इसलिए इनको बैठना जरूरी है। तो सब प्रेम से बैठे हुए बढ़िया सुन रहे हैं और अच्छा सुन रहे हैं। बुझ ही नहीं सकती ये आग, इधर कोई आग नहीं है, चिंगारी, इधर कुछ भी नहीं है भाई। इधर तो देश के बहुत बड़ी एक हस्ती वसीम बरेलवी साहब, जिनका पूरा देश दुनिया जिनकी फैन है, गोरी जी उनके पास में, और उधर विवेक भाई बैठे हुए हैं। ये अटल जी हैं जो मैं उनका बहुत तगड़ा फैन हूँ, और विपुल भैया और दिनेश भाई, इतने लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा था कि बुझ ही नहीं सकती ये, ऐसा करना पड़ता है। लोग कुछ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बुझ ही नहीं सकती है ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम फैलाई गई ज्यादा है। वाह 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 वाह, बहुत आप ताली बजाइए। मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूँ। संकोच, मैं क्यों शर्माऊं, इनको संकोच आए कि ताली बजाने में। मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं आता है। ये बम्बई में रहते हैं इसलिए ये संकोच आते हैं। बहुत बढ़िया है कि आप फोगड़ बम्बई में रह के शर्मा रहे हो। 15 करोड़ रुपए लेकर के वो दीपिका पादुकोण पूरे कपड़े में घूम रही है। उसको शर्म नहीं आ रही, कपड़े उतारने में पैसे ले लेके उतार रही है वो, और आप कह रहे हो कि मेरे को संकोच आता है। पूरा देश देखो यार कहाँ से चले और कहाँ तक आ गए। तो कोई अलग मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ। मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। कौन से वाला कहाँ पढ़ना ये मेरे को याद नहीं रहता है। बाकी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य सी बात है, सब चल रहा है। एक कविता मेरी सुनिएगा भाई साहब, पहली बार आप सुनेंगे, मंच भी पहली बार सुनेगा। और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। बनाना पड़ता है ना, अरे सामान्य सी बात है भाई। मैं ऐसा ही होता। एक कविता है मेरी प्यारी कविता है। समय लगभग हो गया है, समय की सीमा है, हमें डॉक्टर साहब को सुनना है। और सुनिएगा कि वो सबके सब फजर की नमाज करने चले गए। जब भगवान भास्कर दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की नमाज की जाती है। मुझे पता नहीं फजर जोहर असर मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज के लिए जब जाता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नमाज होती है फजर की, और उसी ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रभाती गाते हैं। भगवान के गोपाल जी ठाकुर जी की प्रभाती गा करके भगवान को जगाते हैं। मुझे आज तक ये पता नहीं चला वो सब के सब फजर की नमाज करने चले गए, हम सब के सब प्रभाती गा करके भगवान को जगा रहे थे। तो फिर जरा तलाश तो करो यार, ये शहर में आग कौन लगा रहे थे। वाह, फुर्सत तो किसी को है नहीं। वाह,
वाह वाह जानी भैया वाह। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मैं इस तरह की अच्छी कविता भी मेरे को याद है, पर बाकी क्या मतलब ज्यादा अच्छी के चक्कर में भी पढ़ो। मैं तो वही हूँ, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब क्या यूं ही मिल गया? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह, दोनों हाथ खड़े करें आप, पीछे वाले जल्दी से नीचे करो। हुए कि नहीं हुए खड़े? खड़े करवाना पड़ते हैं, रोंगटे है? ऐसे थोड़ी होता है। भाई दादा से काम नहीं चलता आजकल, ढंग से करना पड़ता है भैया, तो सब हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं 25 साल से पेल रहा हूँ कि नहीं पेल रहा हूँ, ये कीजिए। 25 साल हो गए मेरे को, है? विवेक भैया ने जो देशभक्ति और ओजस्वी कविता सुनाई मेरे गांव में, तो मैं तो माफ करना विवेक भैया, मेरे एरिया में, मैं तो छोटे गांव में रहता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे पिताजी वहाँ रहते थे तो मैं वहीं रहता था। अब मेरे पिताजी भी भगवान के घर चले गए, 10-12 साल हो गए उनको गए। ये बात आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी की जानकारी मैं रखूंगा। और ये इसमें हंसने की क्या बात है यार? एक तो मेरे पिताजी चले गए और आप ही कर रहे हो यार। पिता का जाने का गम कितना होता है। और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि मैं उनका पुत्र हूँ, बाकी कोई भी उनके दूसरे पुत्र नहीं है। तो मैं एक कविता आपके बीच में सुना रहा हूँ, देशभक्ति कविता। मतलब भैया ने सुना, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक वीर रस का कवि हमने बुलाया जयपुर से, जो छाती माथे कूटे, वो तो छाती माथे कूट कुटा के चले गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए तो दिक्कत नहीं, दिक्कत ये कि वो रोंगटे फिर बैठ ही नहीं रहे। बहुत दिन हो गए यार, रोंगटे खड़े खड़े, छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि उनके रोंगटे खड़े। डॉक्टरों ने जो पैसा लूटा, क्योंकि बीमारी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही, कौन सी बीमारी बोले, रोंगटे वाली बीमारी। अब ये होता क्या भगवान, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस पैसे लूट रहे यार, सामान्य। ये सब ऐसा ही है। अब आप ज़्यादा लोड में, बहुत छोटा आदमी, छोटा कवि हूँ, मुझे जानता नहीं हूँ कविता के बारे में, मुझे क्षमा कर देते हैं। ये सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और की कथा सुन, अरे करना भी चाहिए इनको, क्योंकि मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रहे, ये अलग बात है कि ये मेरे से प्यार करते हैं और मैं और किसी से कर रहा हूँ। देश में ऐसा ही हो रहा है। हमारा तो राजनीति वाजनीति और सब बढ़िया प्रेम भाव का माहौल है। हमारे मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ भाई साहब के, वहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, यहाँ भी कांग्रेस की चल रही है, राजस्थान में भी। तो 22 जने उधर से इधर कूदे। स्वयं भाई साहब को सब पता है, पर ये अपने मुंह से क्यों बोले कि कौन किधर से कूदे। इनको खुद को ही मालूम है कौन कौन कितने कितने कूद रहे हैं, परंतु इनसे बड़ा मैनेजमेंट राजस्थान में किसी के पास हो तो बताओ। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार है। मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो ना? भूतपूर्व युवा छात्र, नगर पालिका का कवि सम्मेलन, छात्र लोगों की मर्जी, अगला आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है, रेता मुख्यमंत्री के साथ, पायलट पता नहीं कौन, हवाई जहाज जाने कौन उड़ा रहा, और अगला आदमी सलाहकार। ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट। वाह जानी भाई वाह। भाई मैं इसलिए भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब ये सारे डॉक्टरेट कर रखे, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आपके पास अगर आप पायलट भी हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको उड़ाना मिल रहा है क्या हवाई जहाज? भले हो आप पायलट, हवाई जहाज तो दूसरे उड़ा रहे हैं ना। तो आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं भले पढ़ा लिखा आदमी नहीं, गाँव का, उससे क्या लेना देना। कर तो आप भी वही रहे ना जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और वही कर रहे हैं सब। सामान्य सी बातें इस देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है। ये सब फोकट की बातें हैं। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि
भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। गोरी जी कह रही थी कि ये बाबा लोग, अरे इकबाल साहब ने कहा है जहाँ पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान हमारे साधु संतों से है। अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, राम रहीम को फांसी हो, आसाराम बापू को फांसी हो या ना हो, सजा मिले ना मिले, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरे को दुख इस बात का कि उनके डेरे में तुम अकेली गई क्यों? भाई आप क्यों गए अकेले? आपको अकेले जाना ही नहीं था है? इस अकेलेपन के लिए तो पूरी रामचरितमानस लिखा गया यार है? पूरा रामचरितमानस लिखा गया। मात मोही है। लक्ष्मण जी महाराज ने एक लक्ष्मण रेखा खींच करके कह दिया पूरी रामचरित्र। आप बहुत विद्वान आदमी, बुद्धिजीवी लोग, इस देश दुनिया में बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते होंगे जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, इस देश में बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत सामान्य सी बातें हैं, तो आपको अपने उसमें रहना था, आपने रेखा को लांग दिया। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। ऐसा थोड़ी नहीं, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के। मैं अब आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ताली बजाना। हजार 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 टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके इस देश में जो 35 टुकड़े। वाह। चाय भैया हमको भी पिलाना ऊपर भी। साहब यहाँ शर्माने का क्या रोल इसमें है? और कोई खाने पीने का भी हो पीछे तो लाना। हम तो खाना पीना भी जानते हैं, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाइए, जो खाएगा वो जिएगा। आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माता यशोदा ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो? तो कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो मिट्टी खाते हो? जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक। ताली मत बजाओ, भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये फलाना खा गए। भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? ये खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहे हैं, इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कनी मोजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास भी कोई व्यवस्था आपके पास हो खाने की बड़ी व्यवस्था करिए। सामान्य हिंदुस्तान की संपत्ति, भारत का देश है, ये भारत देश में हम नहीं खाएंगे तो कोई अमेरिका से आएगा खाने वाला? अरे नेता खा गए और भ्रष्टाचार कर रहे नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तो नेता लोग कवि सम्मेलन कराते और नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ रहे कि ये तो यूं कर रहे हैं, ये तो सड़क खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़। आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना भाई खाने पीने की। ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है? ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, एक कविता मैं सुना देता हूँ और फिर मैं खुद भाई साहब को सुनना चाहता हूँ। सुनिएगा, बहुत प्यारी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। स्वागत आप लोगों ने सुना है, मुझे बहुत प्यार शिवगंज में। अटल जी एक नई कविता आप पहली बार, दादा आप भी सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे। सुनिएगा सर, ये कविता के सुनिएगा आपके। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र? तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है? अगर आप कविता सुन रहे हैं ना तो मैं, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं 2 मिनट की कविता है, बस 2 मिनट की कविता मैं पढ़ता हूँ, मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ और हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। डॉक्टर साहब के निमित्त ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं दादा के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ और 4 लाइन इन दादा को चरणों में, और ठंड का टाइम है, कोई मतलब नहीं। दादा के चरण में मुझे पता नहीं कब से क्या, अपनी पंक्ति अपने पूरा मानने की बात नहीं। आदमी ठंड में मोजे नहीं बदले और अपन ने 4 पंक्ति दादा को छेप दी। दादा चरण में पंक्ति को जाने कब तक, वो मसले क्या मतलब है? इसलिए मेरी पंक्ति मेरे पास में है, कविता अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र?
तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। वाह वाह, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम इसी धरती पर रखा है। दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता फिरोज खान इस हिंदुस्तान में, नवाज शरीफ साहब किसका, लाल कृष्ण अडवाणी जी पेशावर में उनका जन्म हुआ। एक कविता मैं आपके बीच में खड़ी कर रहा हूं, जो भैया जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप आराम से जाए, पर आप एक एक करके जाना। दो दो चार चार पांच पांच के बीच में खड्डे पड़ गए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जाना, आप एक एक करके जाइए। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरे उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाइए, एक एक करके जाइएगा, आप सुनिएगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। वाह, ईद की से तालियों को और बढ़ाना, ईद की सेवैया, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, चुराए थे जो बेर हमने साथ में, वाह जानी पता नहीं इस देश में, अखबारों के अंदर अब तो नहीं आ रहा है, परंतु इस देश में बम फटे। जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा, मुंबई में लोकल ट्रेन के अंदर बम फटे। हमारे श्याम जी चले गए उसमें। हर 10-20 दिन में बम फटते थे। 10-20 दिन तक अगर बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले इधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे अब तो। अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि कब फटे और कब मरे। और आतंकवादी बेवकूफ, उनको ये पता नहीं कि वो किस देश को बम से डरा रहे थे, किस देश को बम से डराना चाह रहा था विवेक भाई। 2 कौड़ी का आतंकवाद। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में चेतक घोड़ा प्राणों की आहुति, ये हिंदुस्तान है। वाह, यहां पशु पक्षी तक प्राणों का उत्सर्ग कर दे। जिस देश के अंदर एक नारी की रक्षा के लिए एक आमिष भोगी पक्षी, नाथ मोही आमिष भोगी, हे नाथ में मृत पशुओं को नोचने वाला जटायु एक सीता की रक्षा के लिए, सीता के स्वाभिमान और उसके सम्मान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ अखबार वालों का। उन्होंने कहा, बोले हिंदुस्तान में नारी बहुत असुरक्षित है। मैंने कहा तुमको पता ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित तो हम हैं। ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, क्या बात कर रहे हो। आज से बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ सर, भाई साहब शायद आपको भी पता नहीं होगा, 17-18 लाख साल हो गए। दिनेश भैया कह रहे, बोलो जी। मैंने कहा भले आप जी करोगे वो करो, पर आप नहीं थे उस समय, क्योंकि मामला 17 लाख साल पहले का है। तो क्या हुआ भाई साहब के 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने मुझे सर, प्लीज सर आप ध्यान से इधर। भाई साहब आज आपके बीच में श्रद्धेय बैरागी जी कविता कर रहे हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ में। विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी 10 महत्वपूर्ण किताब को पढ़ने के बजाय किसी ज्ञानी व्यक्ति को 10 मिनट ध्यान से सुन लिया जाए। तो आपके सामने 10 किताब के बराबर मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे को ध्यान से सुने। जब हनुमान जी लंका में गए, पहली बार आप सुनेंगे विवेक भाई इस बात को, क्योंकि हनुमान जी जा ही पहली बार रहे मेरे मुंह से आज, इसलिए आप पहली बार सुनेंगे।
तो हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे भाई साहब, तो आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे सुना, अलग बात है। यूट्यूब में और आज आप ओरिजिनल सुन रहे हो, उसमें बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। यूट्यूब में आप अपने घर में कैसे भी पाँव लंबे चौड़े करके कैसे भी सुन सकते हो। यूट्यूब में कड़ाके की ठंड में, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, हमारे आदरणीय गौरी जी ने बताया कि आज ठंड ज़्यादा है 50-60 हज़ार का इनका पेमेंट है। इतना पैसा लेने के बाद इन्होंने ये बताया कि आज ठंड ज़्यादा है और आपको भी लगा कि वाकई में ठंड तो है, देखो आज तो कोई बताता तब अपने को पता चलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाकर के उन्होंने कहा कि मात मोई अतिशय भूखा, मैं ज्यादा भूखा हूँ, हद से ज्यादा भूखा हूँ, अतिशय भूखा। विद्वान लोग बैठे हुए, मैं बहुत मूर्ख व्यक्ति हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मात मोही अतिशय भूखा। इस देश की स्थिति, स्वयं जी मैं आपके बीच में बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर किसकी सरकार और मुझे कोई लेना देना नहीं। जहाँ पे 20-20 तीर्थंकर जहाँ महाप्रयाण करते हैं, उस जमीन को चूमना था, उसे घूमने के लिए बना रहे हैं इस देश के अंदर। वाह। जिस सम्मत शिखर जी को, जहाँ उस जमीन को चूमने की जमीन है, बोले यहाँ पे लोग घूमेंगे। अरे भाई क्यों घूमेंगे? घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। बाबा के डेरे में जाओ घूमने के लिए। वो एक गई थी, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप का, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है। घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। अपने माँ बाप की जो उंगलियां है उसे मत छोड़ने की कोशिश करना। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, तो मेरी माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। हिंदुस्तान में जितनी सुरक्षित है नारी इस सृष्टि पे कहीं भी नहीं हो सकती, तो वो मेरी माँ वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। और हनुमान कहते हैं कि माँ तो मोई अतिशय भूखा, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, बोले बेटा हनुमान यहाँ पे बहुत ताकतवर लोग रहते, बहुत पावरफुल लोग हैं। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इनके पावर से नहीं डरता हूं। तो हनुमान जी ने डट के फल खाए। आपको पता है हनुमान जी ने फल खाए, तरु तोड़े, वृक्ष उखाड़े, फेंके, तहस नहस कर दी पूरी अशोक वाटिका। अक्षय कुमार आया, उसको भी निपटा दिया, सबकी फाइल सल्टा दी। मेघनाथ आया, सादा ब्रह्मास्त्र कपिमन कीन विचार जैन ब्रह्मसर मानव महिमा मिटे। हनुमान जी को बांध के मेघनाथ ले गया। और वहां जब रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा करा तो रावण ने कहा, बोले हनुमान मैंने तो सुना था कि तुम ज्ञानियों में अग्रज हो। अतुलित बलधाम हेम शैलाम बदे, ज्ञानी नाम गगन, ज्ञानियों में तुम अग्रणी होने के बाद भी तुमने काम अच्छा नहीं करा। तो हनुमान जी ने कहा, बोले कौन सा वाला अच्छा नहीं करा? बोले तुमको भूख लगी थी ना, अतिशय भूखा, तुम्हें भूख लगी थी तो 2-4 फल तोड़ के खा लेते। ये वृक्ष उखाड़ के फेंके क्यों? पर्यावरण विभाग वाले तुमसे नाराज हैं, वन विभाग वाले तुम पे क्लेम करेंगे, तुमने ये वृक्ष क्यों उखाड़े? हनुमान जी ने कहा, बोले वाकई में यार गलती तो अपने से हो गई। भाई अपने को भूख लगी थी तो केले, जाम, सेब फल वगैरह तोड़ के खा लेना था। हनुमान जी ने वो वृक्ष उखाड़ के फेंक दिए, पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर डाली। रावण ने कहा, बोले तुमने ये गलती करी हनुमान। परंतु जो हनुमान जी ने एक बात कही मेरे भाई, हिंदुस्तान के हमारे संस्कार क्या हो सकते हैं। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। हनुमान जी ने एक बात कही कि देखो रावण, गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिए। रावण, ये जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी एक महिला है, एक औरत जो अविरल बह रही, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये रो रही है। और ये जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, अशोक वाटिका के जितने वृक्ष इस धरती पे खड़े हुए हैं, ये जो सीता है, इस सीता का जन्म धरती से हुआ है, ये धरती की बेटी है सीता। और ये जितने वृक्ष इस धरती पे खड़े हैं, ये भी इस धरती के पुत्र हैं। और ये वृक्ष इस सीता के भाई हैं। और जो बहन अगर रोती है और उसके आंसू पोंछ न सके, उन भाइयों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने सारी अशोक वाटिका खत्म कर दी। ये डीड बन करके खड़े हुए हैं। इस देश के ये संस्कार है कि बहन की अगर स्थिति ये है तो भाई क्या कर सकता है। जरा एक बार पूरा सदन, पीछे तक के लोग पूरा, जहां तक दोनों हाथ खड़े करें, अपने ताली बजाइए आप। बहुत बढ़िया। एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। इस कविता का इस बात से कोई लेना देना नहीं था।
परंतु मेरे को दिनेश भैया ने कह दिया था कि थोड़ा सा खींच देना प्रोग्राम को, तो मैं बीच बीच में ये खींच रहा हूँ, बाकी कुछ भी। हमारे मालवे में इसको चेपना बोलते। मालवा, मालवा जानते हो ना, मैं मालवा से आया। मालवा, महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में लिखा है मालवा को मालव प्रांत। जैसे आपके मेवाड़, मेघवाड़, डुंडवाड़, मारवाड़, मेवाड़, ऐसा हमारा मालवा। मालवा कालिदास जी लिखते हैं मेघदूत में मालवा, मालवा प्रांत। उसमें उन्होंने मालवा प्रांत को मालव लिखा, मालव प्रांत। उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी है। माँ लव, माँ ने लव किया तो आप हम सब यहाँ विराजमान हैं। बाकी मैं आपके बीच में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। सावधानी सी बातें चलता रहता है, ये सुनिएगा भैया, सुनिएगा तो चलता रहेगा कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, और चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिर्दी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। कविता के लोगों, अगर एक लाइन पढ़ता हूं आपके हाथ खुलना चाहिए कि जब पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। वाह वाह, आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। वाह, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, तुझे पता ही नहीं यार। मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। पड़ोस का बच्चा बीमार हो तो इस देश के अंदर जो मुंबई से निकलने वाली वो असभ्य संस्कृति हमें विचलित कर देगी क्या? मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाई। हमारे भगवे रंग का कद इतना बड़ा है कि एक पर्दे पे नाचने वाली की पहनने से भगवे का कद कतई छोटा नहीं हो सकता। भगवे का कद बहुत बड़ा कद है मेरे भाई। जय हो। क्या बात कर रहे हो? ये इतने बड़े गीतकार बैठे हुए हैं, वहां 10,000 20,000 रुपए में लोकगीत। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। है माना कि करिश्मा कपूर तो बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चल लेगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, है वो मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता, वो नग्नता। संयम जी, इस दुनिया में नग्नता सिर्फ, मेरी माताएं बैठी हुई है, इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगती है जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो, आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त, जय हो, वो नग्नता अच्छी लगे। नहीं, मूर्खों को ये पता ही नहीं, फिल्मी दुनिया वाले और हमारे देश के नेता, प्रधान, विधायक, सांसद या जो भी हो। मैं पहली बार ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो एक विधायक होकर के इतनी देर तक रात को कवि सम्मेलन सुन रहा है। सही बात। इतनी सहजता, सरलता। सर हमारे, मैं अगली बार मेरे को आप बुला के देखो, मैं 5-7 विधायक मेरे उधर के लाऊंगा इधर, और उनको बताऊंगा कि देखो विधायक ऐसा होता है, सामने बैठ करके कविता सुन रहा है। और इन कवियों के सामने राजनेता अगर कविता सुने तो आईने के सामने वही चेहरे जाते हैं जो चेहरे साफ सुथरे होते हैं, कवियों के सामने वो लोग बैठते हैं। वाह भाई, क्या कोई 1 रुपये पेमेंट थोड़ी बढ़ना मेरा इन सारी बातों से। कुछ
भी नहीं होना हो तो पहले ही डन हो गया था मामला। तो मैंने कहा था कि मैं 7 तारीख को आज अहमदाबाद पढ़ना था, बोला यहाँ का क्या करूँ, कमिटमेंट एक बात, सावर मैं बैरागी आदमी हूँ, सब चलता है। वो क्या है, आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो एक आदमी आया, बोले यार जानी बाबू अपने को कथा करना। मैंने कहा कर दूंगा। अब वो जल्दी जल्दी में कथा की किताब भूल गया मैं, तो पहली दूसरी क्लास के छोरे छाबरे की किताबें हाथ में आ गई, माता बहनें बैठी, लोग बाग, मैंने कथा शुरू कर दी। मैंने कहा प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है, इसको झटके से बोलना पड़ता है। मैंने कहा प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है कि एक समय नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके कहने लगे कि तितली रानी सबके मन को भाती हो, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे हाथ नहीं आती हो। एक आदमी बीच में से खड़ा बोला, पंडित जी कथा में तितली रानी कहीं से कहीं तक नहीं आती है। मैंने कहा धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना। जब बात धर्म की हो रही है ना भाई, हमारा धर्म है, ये दीपिका पादुकोण समझ ही नहीं रही बेवकूफ की। हमारा धर्म का मामला है। प्रथम अध्याय समाप्त, तितली रानी। दूसरा अध्याय शुरू करा तो दूसरी किताब हाथ में आ गई, वो झोरे का झोला टंगा था, बस्ता वो ले आया मैं। क्या बात कर रहे हो आप। हमारा वो रूस और यूक्रेन की जो बमबारी हुई है, तो वो लोगों ने तो वो रूस और यूक्रेन का बम देखा, और बम से गिरते हुए लोगों ने वो चिंगारियां, वो आग, वो मिसाइलें देखी होगी। सर मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे घर के कोने में एक टोकरी में कुछ ज्वार के दाने भरे हुए पड़े हैं। आपके चरणों में अब मैं रख ही देता हूं, चरणों में आपकी हिफाजत करना। मेरी पंक्ति की के मेरे घर के कोने में एक ज्वार के दाने की टोकरी भरी हुई पड़ी है। मुझे पता नहीं रूस यूक्रेन से क्या हुआ। मेरा बेटा पढ़ता है बेंगलोर। मैंने कहा, बोले पापा पैसे डालो। मैंने कहा क्यों? बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, महंगाई वाड़ा हो गया, दूध महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगा, चाय महंगी, सिगरेट महंगा, फलाना महंगा। क्यों? बोले युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से इतना महंगा हो गया, इतना महंगा, जिसकी जितनी हैसियत थी उसका उतना नुकसान हुआ। मैं बहुत छोटा था, मेरा नुकसान बहुत कम हुआ। नीचे धरती, ऊपर आसमान, नीचे रोटी, ऊपर बम था, बीच में हम था। नीचे रोटी, ऊपर से बम बरस रहे थे। मेरे घर के कोने में एक ज्वार की टोकरी भरी हुई पड़ी थी। भला अब इसका मैं क्या करूं? मेरे आंगन की सारी चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। वाह वाह, मैं इसका क्या करूं? मेरे आंगन की सारी चिड़िया मरी हुई पड़ी बहुत थी। बढ़िया, वो बहुत चिड़िया इस दुनिया के कैनवास पे मैं कहना चाहता हूं। भाई साहब, क्या पढ़ रहे हो भैया? पढ़ रहा हूं, पर वो अध्याय एक समाप्त हो गया। दूसरा अध्याय में दूसरी किताब हाथ में आ गई। मैंने कहा प्रिय भक्तों, दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि संध्या का समय होने लगा है, लालिमा फैलने लगी है, पक्षी चहचहाने लगे हैं, संध्या का समय है। ऐसे में सूत जी महाराज कहने लगे कि उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़िया ने अपना मुंह खोला। दो जने फिर इधर से एक साथ बोले ये कोई कथा हो रही है क्या? मैंने कहा तेरे से कहा ना कि धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना। अरे बोला कोई कथा में कोई मुर्गे बोलते हैं क्या? मैंने कहा भगवान ने बोलने के लिए मुर्गे को मुंह दिया है, इसलिए वो बोलेगा। अरे बोले ऐसे कैसे बोलेगा? मैंने कहा मुर्गे का त्याग बहुत बड़ा है। बोले क्या खाक त्याग है मुर्गे का? मैंने कहा आदमी जब चुनाव हारता है, टेंशन में मुर्गा काम में आता है, चुनाव जीतता है, खुशी के मारे मुर्गा काम में आता है। मुर्गे की फाइल दोनों तरफ से सलट रही है, जिसकी फाइल सलटेगी वो बोलेगा। वो भले भोपाल में बोले कि वो जयपुर में बोले कि वो दिल्ली में, फाइल सलटेगी तो बोलेगा। दो अध्याय पूरे हुए, तीसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि अल्मोड़ा नाम के पर्वत पे अब्बू खान नाम के एक बड़े मियाँ रहते थे। उन्होंने चांदनी नाम की एक सुंदर सी बकरी पाल रखी थी। इधर से दो महिलाएं खड़ी हुई, बोले ये अब्बू खान बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा? अब्बू सलेम चलेगा। अब्बू खान नहीं चले, अब्बू सलेम चले। ये केरन 4 अध्याय पूरे हुए, 5वें में 6ठी क्लास की इंग्लिश की गाइड हाथ में आ गई। मैंने कहा 5वें अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट सन इंडिया, हिज पुण्य वाज मोर मानक। अरे बोले क्या हो रहा? खड़ा हो जा। मैंने कहा तू खड़ा हो जा।
तेरे से कहा ना कि धर्म के काम में टांग मत अड़ाया कर, जैसे तैसे काम चल रहा कि नहीं चल रहा है। तेरा लड़का कितनी में पढ़ता है? बोले 6th में, 6ठी में। मैंने कहा 6ठी का कोर्स बदलता है कि नहीं बदलता है? बोले बदलता। मैंने कहा ये कोर्स बदल गया, चल हट। समय बदला तो लोगों की भाषाएं बदल गई, समय के साथ सब कुछ बदल गया, कोर्स बदल गया। इसमें कौन सी नई बात है? आदमी का समय बदला तो हमारी भाषाएं बदल गई। भूल मैं ये कह रहा था तो वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं ये इसको बोलते मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना? मैनेजमेंट का मतलब आप समझते होंगे, नगर पालिका वाले सब जानते, संयम जी जानते। इतना बड़ा कवि सम्मेलन, इतने बड़े लोग और इतने कम पैसे, ये क्या है? एक बड़ा कवि पकड़ के ले आए आप, वसीम बरेलवी साहब इतने बड़े कवि, बाकी इधर से पकड़ के बिठा दिए। पकड़ इनकी बारात में जैसे सबको भाई साहब तक कवि सम्मेलन पहुंचाना है हमको, जैसे तैसे करके। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। कम खर्चे में बड़ा काम। दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु हमारे हनुमान जी थे। बराक ओबामा ने कहा, बोला इंडिया के पास क्या है? मैंने कहा मैनेजमेंट। हिंदुस्तान के मैनेजमेंट गुरु थे हनुमान जी। हम विश्व गुरु क्यों है? गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु कहलाता। दुनिया अंधकार में थी। संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हुए हनुमान जी। उन्होंने बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। इससे बड़ा मैनेजमेंट बताओ मेरे को। अगर रामचंद्र जी को लंका जलाना पड़ती तो इतना सारा घासलेट लाते कहां से? ये तो हनुमान जी का मैनेजमेंट था। तेल, बोरी, पट, पावक, पूंछ पे लपेटने का कपड़े से लेके माचिस वाचिस सारा आइटम सामने वाले का, और ओनली 10 मिनट में पूरी लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़े खड़े देखते रहे। ओनली 10 मिनट में ऑल गोल्डन टेम्पल साफ, पूरी लंका जला के राख कर दी। कोई भी हथेली नहीं लगा सका। बचपन में हनुमान जी पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ वैसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हनुमान जी ने बचपन में पूरा सूर्य मुंह में रख लिया। 15 करोड़ किलोमीटर दूर वसीम साहब, इस हिंदू पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। हनुमान जी ने एक हाई जंप लिया, पूरा सूर्य मुंह में। हाई जंप। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ विहार स्वारी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। हंसने की बात नहीं है। घर जाना, हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाना, प्रार्थना करना कि हे मारुति नंदन, हे रामेष्ट बजरंग बली, हे रुद्र रूप, हे करुणा के निधान, है हनुमान जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने बचपन में जो सूर्य मुंह में लिया था वो सूर्य आपने वापस निकाल दिया। अगर मान लो हनुमान जी का दिमाग खराब हो जाता और वो सूर्य अभी तक नहीं निकालते तो पड़े रहते अंधेरे में। यह कवि सम्मेलन वगैरह अंधेरे में ही होता, मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में किसकी मोटरसाइकिल पे किसकी लाड़ी जा रही है। किसकी लाड़ी और किसकी गाड़ी पे किसकी लाड़ी है, और अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है मालूम पड़ता। गाड़ी किसकी और चाबी किसकी भगवान जाने। इसलिए आपकी गाड़ी में आपकी चाबी घुसेड़ी जा रही है, इसके पीछे हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करके सुनिएगा कि मैंने ये कहा है मेरे भाई के उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। मुझे 2 पंक्ति में दादा के चरणों में सौंपना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जैसा बता रहा गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है। ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल को आपको कुछ नहीं करना है। हिंदू ये सोच के परेशान कि अब क्या होगा, मुसलमान ये सोच के परेशान कि हमारा क्या होगा, दलित ये सोच के हमारा क्या होगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं इस बड़े मंच पे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। ये कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये जो मोबाइल है इसका जो डाटा है ना, ये 5-6 महीने के लिए बंद कर दो बस। और कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश में। वाह, कुछ भी नहीं हो रहा है। सामान्य सी बातें हैं। सुनना 4 लाइन मुझे विदा करे कि उम्र में तू इतना छोटा था और जब बीमार पड़ा तो मेरी माँ ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। अभी भी जिंदा है तेरा मेरा गांव। मैं दादा के चरणों में रखता हूं पंक्ति, अभी भी जिंदा है
तेरा मेरा गांव जिंदा है आज भी यहाँ, नीम पीपल और मोरसली की छांव, जिंदा है आज भी यहाँ सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी यहाँ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें, सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति, सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां। कवि सम्मेलन को जरा जवान कर देना, कविता के श्रोता आप हैं तो। सांझ ढले, कच्ची दीवारों पे जो संजा बनाई जाती है और बच्ची आरती उतारती, सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी, मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। वाह वाह, अद्भुत। मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। तितलियां जिंदा रहे, तितलियां सलामत रहे, तितलियां यथावत रहे। यथावत रहे, इसलिए मैं मेरे स्थान पे बैठता हूँ ताकि तितलियां यथावत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जगह। आ रहे हैं ना, आप पढ़ो। आ रहे हैं भाई यार, एक बार जरा जोर से वंस मोर करो। वंस मोर नहीं, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। श्रद्धेय हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है। वसीम बरेलवी साहब को सुनना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, पूरा मुल्क सुनना चाहता है, दशों दिशा दुनिया सुनना चाहती है। डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, परंतु हम ऐसे नहीं सुन सकते उनको। हमें वहां तक पहुंचने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। हम डायरेक्ट राम तक नहीं पहुंच सकते। राम तक पहुंचने के लिए पहले रावण को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। और रावण को पढ़ लो, राम क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा। हमें सत्य की थाह में अगर जाना है मेरे भाई, इस कवि सम्मेलन की सफलता की एक सीढ़ी हमारे विपुल भाई भी हैं, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का एक सफल संचालन किया। इस हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। जो आदमी भोजन कराता है कई बार वो भूखा ही रह जाता है। इस आदमी ने भोजन करवाया है, सबको क्रम वाइज पढ़वाया है। तो मैं चाहता हूं एक बार विपुल भाई की एक श्रेष्ठ रचना आप सुने, इसके बाद हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। इसके बाद इस कवि सम्मेलन का समापन नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल के लिए हम इसका स्थगित करेंगे। अगले साल के लिए, अगले साल फिर ये प्रोग्राम होगा। सारे कवि आएंगे, न आएंगे मेरे को जरूर बुलाया जाएगा। एक बार पूरा सदन भाई विपुल आइए, एक कविता।